हेलो एकलव्यांस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेज। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए जो सबसे ज़्यादा नंबर वाली, सबसे ज़्यादा अंकों वाली जो विषय है हिंदी, उस हिंदी विषय को आज हम शुरू करने वाले हैं। आप लोग को मैंने पहले ही बता रखा है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पूरा सिलेबस आपके एकलव्य क्लासेज चैनल पर बिल्कुल फ्री करवाया जा रहा है। उसमें आज हम शुरुआत करने वाले हैं हिंदी से। और हिंदी का अगर आपने सिलेबस देखा है तो उसका सबसे पहला ही टॉपिक होता है आपके संज्ञा सर्वनाम से करके पूरा सिलेबस है आपके। तो आज हम शुरुआत करेंगे हिंदी से। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि हिंदी जो है आपके इसके अंदर वो है 20 नंबर की। कितने नंबर की? 20, यानी कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? हिंदी का। तो अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको हिंदी सबसे मजबूत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं। और हमारा पहला टॉपिक होने वाला है संज्ञा। क्या होने वाला है? संज्ञा। चलो अब शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले संज्ञा जब आप समझते हो तो संज्ञा के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि संज्ञा एक प्रकार का शब्द ही होता है। संज्ञा शब्दों के अलग अलग भेद होते हैं, उसी का एक भाग है संज्ञा। संज्ञा कोई अलग चीज़ नहीं है। संज्ञा मतलब शब्द। क्या होते हैं? शब्द। तो शब्द अगर आपको समझना है तो पहली चीज़ हमको संज्ञा समझने से पहले समझना पड़ेगा कि शब्द क्या होते हैं। शब्द क्या होते हैं? देखो, शब्द क्या होते हैं? तो शब्द होते हैं वर्णों का सार्थक समूह। किसका सार्थक समूह? वर्णों का। और वर्ण क्या आपको पता होगा? अ से ज्ञ तक जितने भी वर्ण है, उसे अ से ज्ञ तक पूरे वर्णमाला में जितने भी वर्ण है वो क्या कहलाएंगे? वर्ण। तो अगर ये वर्ण अ से ज्ञ तक जितने भी है वो सब मिलकर कोई समूह बनाए और उस समूह का कोई कोई अर्थ निकलता हो तब वो कहलाएगा सार्थक समूह। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको 3 वर्ण बोले। मैं बोलता हूँ म, क और ल। ये 3 वर्णों से हमें अब एक शब्द बनाना हो तो मैंने बनाया म क ल से मैंने बना दिया एक तो क म ल। क्या बना दिया? कमल। और एक बना दिया मैंने म क ल। अब आप इन दोनों को देखो, इनमें से आपको पहले वाला जो लिखा है मैंने कमल, उसका तो अर्थ निकलता है। कमल का मतलब होता है कमल का फूल। ठीक है, लेकिन मकल का कोई अर्थ नहीं निकल रहा। इसका अर्थ नहीं निकल रहा, इसका मतलब ये एक शब्द नहीं है, एक शब्द नहीं है। जबकि कमल क्या है? एक शब्द है। यह आपको ध्यान रखना है। तो वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? कमल कहलाता है। यानी कि कोई भी समूह बने तो उसका अर्थ कोई भी समूह बने उसका अर्थ निकल रहा हो तब वो कहलाएगा शब्द। क्या कहलाता है? शब्द। तो आप शब्द समझ चुके होंगे। अब शब्द बहुत सारे प्रकार के होते हैं, अलग अलग आधार पर इसके बहुत प्रकार है। यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रूप परिवर्तन के आधार पर। किसके आधार पर? रूप परिवर्तन के आधार पर, कि इसका रूप बदल जाएगा, उसके बाद इसका रूप बदलता है कि नहीं बदलता, और रूप बदलता है तो वो क्या कहलाते हैं। जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता वो क्या कहलाते हैं। देखो, अब देखो, इसी रूप परिवर्तन के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विकारी और एक होते हैं अविकारी शब्द। अविकारी को हम अव्यय भी कह सकते हैं। अब इसको समझने के लिए आपको पहले एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, आपने यहाँ पे हम शब्दों के रूप परिवर्तन के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द पढ़ रहे हैं। देखो, अगर आपने देखा होगा कोई भी लड़की ब्यूटी पार्लर में जाती है, ठीक है, तो जब तक वो ब्यूटी पार्लर के बाहर थी तब उसका रूप अलग होता है, लेकिन ब्यूटी पार्लर के अंदर जाने के बाद और वापस निकलने के बाद उसका रूप पूरा बदल जाता है। तो अगर उसका रूप बदल गया तो उस लड़की को हम बोलेंगे विकारी। क्या बोलेंगे? विकारी। और अगर उस लड़की का ब्यूटी पार्लर में जाने के बाद भी इतना मेकअप इतना थोबड़े पे लगाने के बाद भी अगर रूप परिवर्तन नहीं हुआ तब वो लड़की कहलाएगी अविकारी या अवयव। बस अब शब्दों को समझने के लिए आपको इतना ही, वो जो कॉन्सेप्ट आपने मेकअप वाला देखा वो यहाँ पे अप्लाई करो। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार अगर बदल जाए, क्या हो जाए? बदल जाए, तब तो वो कहलाएगा विकारी शब्द। कौन सा शब्द? विकारी शब्द। अगर कोई शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार नहीं बदले, क्या हो? नहीं बदले, तब वो कहलाएगा अविकारी शब्द। समझे आप? देखो, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी यानी कि लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार अगर शब्द बदल जाए तो वो कहलाएगा विकारी शब्द। अगर लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार नहीं बदले तो वो कहलाएगा अविकारी शब्द। इसे हम अव्यय भी कहते हैं। यहाँ तक समझ चुके होंगे आप। अब आगे ध्यान रखो। देखो, अब क्या होता है, जो विकारी शब्द है, कौन से शब्द? विकारी शब्द। विकारी शब्द 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार के। एक होती है संज्ञा, एक है सर्वनाम, एक है विशेषण और एक है क्रिया विशेषण। इस 4 प्रकार के शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द। वैसे ही अविकारी भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 4 प्रकार के कौन से शब्द होते हैं? अविकारी शब्द या अवयव होते हैं। अब ये हमारे
सिलेबस के अंदर सबसे पहले आपको ये 4 टॉपिक मिलते हैं, तो इन चारों को पहले हम कवर करेंगे, यानी विकारी शब्दों को कवर करेंगे। और ये चारों विकारी शब्द है, यानी कि लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार ये बदल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने कोई भी संज्ञा ले ली, मैंने बोल दिया लड़का। अब एक वचन में तो लड़का है, लेकिन बहुवचन में क्या हो जाएगा, लड़के हैं। क्या हो जाएगा, लड़के हैं। वैसे सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, ये भी क्या होते हैं, ऐसे बदलते रहते हैं। ठीक है, इसलिए कहलाएंगे विकारी शब्द। तो हमारे सिलेबस में सबसे पहले विकारी शब्द दे रखे हैं, तो हमें इनको सबसे पहले खत्म करना है। तो आज हम पहले संज्ञा को, इनमें से भी हम किसको खत्म करेंगे, संज्ञा को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब संज्ञा क्या है, संज्ञा। संज्ञा सबसे पहले अगर हम संज्ञा का संधि विच्छेद करते हैं, क्या करते हैं, संधि विच्छेद, तो इसका संधि विच्छेद होता है सम धन ज्ञा, सम धन ज्ञा। अब देखो सम धन ज्ञा, यानी कि इसमें सम जो है, सम का मतलब होता है सम्यक। क्या मतलब होता है, सम्यक। और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान, सम्यक ज्ञान। तो यानी कि सम संज्ञा का अगर हमने संधि विच्छेद किया तो होता है सम धन ज्ञा। और सम धन ज्ञा में सम का मतलब होता है सम्यक और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, सम्यक का मतलब होता है, सम्यक ज्ञान का मतलब होता है कि वह ज्ञान जो हमें देखने या महसूस करने से होता है। यानी कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ हो जिनको हम या तो देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, तब वो हमारा कहलाएगा सम्यक ज्ञान। क्या कहलाएगा, सम्यक ज्ञान। यानी कि संज्ञा क्या है, ऐसे शब्द जिनको हम देख सकते हैं, जिनको महसूस कर सकते हैं, तो वो कहलाएंगे संज्ञा शब्द। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये भी 2 प्रकार के होते हैं, देखने के आधार पर और महसूस करने के आधार पर। तो संज्ञा के बहुत भेद आएंगे आगे, उनको हम देखेंगे। तो देखो संज्ञा में आपने संज्ञा की परिभाषा जब देखी होगी स्कूल में, आपने पढ़ा होगा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब संज्ञा के जो वस्तु, व्यक्ति और स्थान है, इनको तो हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इनको हम देख सकते हैं, इसलिए दृश्य, वास्तविक और यथार्थ कहलाते हैं। आप दृश्य बोलो, वास्तविक बोलो, यथार्थ बोलो, एक ही बात है। वस्तु, व्यक्ति और स्थान ये क्या हो जाएंगे, इनको हम देख सकते हैं। लेकिन अदृश्य और अवास्तविक कौन होते हैं, भाव और गुण। भाव और गुण को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो संज्ञा 2 टाइप की हो सकती है, एक तो जिनको हम देख सकते हैं और जिनको हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो तो संज्ञा आप समझ चुके हैं। संज्ञा यानी कि सम्यक ज्ञान यानी जिनको हम देख या महसूस कर सकें। ठीक है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान इनको हम देख सकते हैं, भाव और गुण को देख नहीं सकते। अब इन्हीं के आधार पर संज्ञा को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं, अलग अलग प्रकार में बांटते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करें तो मूल, आपसे 2-3 चीज़ें आपको स्टार बना के मैंने जो लिखी है वो आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, दृश्य और अदृश्य। ये मूल रूप से आपको शब्द भी पकड़ना है। मूल रूप से कितने होते हैं, 2, दृश्य और अदृश्य। अगर आपसे खाली यूँ पूछ ले कि संज्ञा के भेद, खाली क्या पूछे, संज्ञा के भेद, तो कितने होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये होते हैं खाली संज्ञा के भेद पूछे तो। लेकिन मूल रूप से पूछे तो कितने हो गए, 2। एक तो हम जिनको देख सकते हैं, जिनको महसूस कर सकते हैं, यानी कि दृश्य और अदृश्य। और संज्ञा के भेद खाली यूँ पूछे तो 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और अगर आपसे पूछे कि संज्ञा के कुल भेद पूछे, क्या पूछे, कुल भेद, तो वो हो जाएंगे 5। आगे हम पूरा एक एक करके भेद पूरे देखेंगे डिटेल में, लेकिन पहले बेसिक जानकारी आपको ध्यान रखनी है कि संज्ञा का अगर मूल रूप से पूछे तो 2 भेद, दृश्य, अदृश्य। संज्ञा के खाली भेद पूछे तो 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और संज्ञा के कुल भेद पूछे तो 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5। ये 5 कौन से हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ये तीनों तो हो गए यहाँ पे, ये तीनों तो यहाँ भी आ गए। लेकिन इसके अलावा जो जातिवाचक है उसके 2 भेद और होते हैं, वो 2 यहाँ भी जुड़ जाते हैं। वो होते हैं द्रव्यवाचक और समुदाय या समूहवाचक। ये हम आगे पूरा पढ़ेंगे। देखो ये संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं ना, उसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक तो होंगे ही, और द्रव्यवाचक और समूहवाचक भी एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं। तो ये हो गई संज्ञा की बेसिक जानकारी और संज्ञा के जो भेद होते हैं वो। अब हम आगे करके संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। देखो अगर आपने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी होगी तो आप जो पहले से जो 3री-4थी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु का नाम है, व्यक्ति का नाम है, स्थान का नाम है, भाव या गुण का नाम है, तो उसी नाम को हम संज्ञा कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए मोहन, सोहन, पेन, नदी, जयपुर, लालच, अमीरी, ये सब क्या है, ये है संज्ञा शब्द है। कौन शब्द है, संज्ञा। क्योंकि किसी का नाम आता है, इसका मतलब हो गई एक संज्ञा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब संज्ञा के भेद, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने आपको बोला कि खाली संज्ञा के भेद पूछे तो 3 प्रकार के, लेकिन मूल रूप से पूछे तो 2 प्रकार के, और मैंने बोला कि कुल भेद पूछे तो 5 प्रकार के। लेकिन हमें ध्यान रखना संज्ञा के भेद होते हैं 3। कितने होते हैं, 3 प्रकार के। कितने होते हैं, 3। देखो अब ये 3 प्रकार कौन से हैं, ये 3 प्रकार है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो इसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। चलो देखो
व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, तो किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान, खाली क्या ध्यान रखना है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम आए, किसका नाम, स्थान का नाम आए तो वो शब्द कहलाएंगे संज्ञा। वो संज्ञा शब्द क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि अगर किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान का ही नाम आ रहा है तो वो ऐसे शब्द कहलाते हैं संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो, नोट करके आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है इसका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। किसमें होता है, एक वचन में। इसका हम बहुवचन में प्रयोग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूँ एक व्यक्तिवाचक शब्द राम, क्या बोला मैंने, राम, तो क्या आप राम का बहुवचन में प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप रामो कह सकते हो क्या, हमारे पास तो बहुत सारे रामो हैं, ऐसे नहीं कह सकते। आप यूँ ही कहोगे हमारे पास बहुत सारे राम हैं, हमारे यहाँ तो बहुत राम रहते हैं, हम सिर्फ राम कह सकते हैं, रामो नहीं कह सकते। वैसे मोदी कुत्ता क्या है, वैसे ही उदयपुर, वैसे गंगा, ये सब सारे शब्द क्या हो गए, ये कहलाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति विशेष की बात चलेगी, यहाँ पे सबके समूह की ये बात नहीं होगी, या सिर्फ व्यक्ति विशेष की, किसी एक प्राणी या एक व्यक्ति की बात चलेगी, या एक वस्तु की या एक स्थान की बात चलेगी, तो ये कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। कौन सा, ये एक वचन वाला, ये स्टार बना के लिख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा और ऐसे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है उसका सिर्फ एक वचन होता है, कभी भी बहुवचन नहीं बनता। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो हमारा प्रकार है वो होता है जातिवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। देखो, अब जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन हम देखें तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान इत्यादि की पूरी मतलब पूरी, अब देखो पूरी से क्या मतलब है, यहाँ पे पूरी जाति या वर्ग का बोध करवाएं तो वो कहलाएंगे जातिवाचक संज्ञा। यानी कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, संज्ञा शब्द। हमने मतलब जातिवाचक संज्ञा शब्द हमने व्यक्तिवाचक में देखा कि वहाँ पे खाली एक आदमी रहेगा या एक वस्तु या एक स्थान का नाम बोध होगा, जैसे कि उदयपुर था, राम था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पूरी जाति का बोध होगा। एग्जाम्पल के लिए मनुष्य, क्या आया, मनुष्य। अब मनुष्य के अंदर कोई एक व्यक्ति नहीं है, इसमें कोई भी आ सकता है, पूरा ग्रुप आ गया तो पूरी जाति आ गई मनुष्य की। वैसे बकरी, वैसे ही पंखा, नदी, झील, ई मित्र, ये सब क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। अगर मैं बोलूँ गंगा नदी तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन मैंने खाली नदी बोला है तो वो कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि नदी के अंदर बहुत सारी नदी आ सकती है। वैसे ही मैंने बोला मनुष्य कौन सा शब्द है, जातिवाचक शब्द है। लेकिन मैं बोलूँ राम तो राम कौन सा हो गया, व्यक्तिवाचक, क्योंकि वो किसी एक पर्सन का नाम है, इसलिए क्या हो गया, वो व्यक्तिवाचक शब्द। और जातिवाचक में क्या आता है, पूरा ग्रुप या फिर वर्ग का बोध कराने वाले शब्द आते हैं। अब देखो ऐसे ई मित्र, झील, ये सारे आपको ऐसे ध्यान में रखने हैं। अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है नोट करके, वो है कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है। हमने पिछले जो व्यक्तिवाचक है उसमें देखा था कि उसका प्रयोग केवल एक वचन में होगा, बहुवचन में नहीं होता। वैसे इसकी भी एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होगा इसका। किसके में प्रयोग होगा, बहुवचन में। इसका प्रयोग किस में होता है, हमेशा बहुवचन में। अर्थात ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन बन सकता हो, तो इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में ही होगा। यानी कि यहाँ पे अगर ये शब्द कभी भी आता है तो इसका अर्थ वहाँ बहुवचन के रूप में ही निकलेगा, कभी भी एक वचन के रूप में नहीं निकलता। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ नदी, तो नदी का क्या हो सकता है, नदियाँ। ठीक है, अब देखो इसके भेद कितने होते हैं, जो संज्ञा है अपने कौन सी संज्ञा है, अपने जातिवाचक संज्ञा, इसके भेद होते हैं दो। कितने भेद होते हैं, दो भेद। पहला है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, या फिर सेकंड है समूहवाचक या समुदायवाचक। ये दो आगे हम पढ़ेंगे क्या है, लेकिन पहले हम जो तीन भेद हैं वो तीन भेद पढ़ते हैं, फिर इसके जातिवाचक के दो भेद हम अलग से आगे भी पढ़ेंगे। चलो, आप जातिवाचक समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। कौन सी आती है हमारे, भाववाचक संज्ञा। अब देखो भाववाचक संज्ञा जो होती है वो क्या होती है, तो वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव, अवस्था, गुण या दशा का बोध कराएं। किसका बोध कराएं, भाव, अवस्था, गुण या दशा का, या फिर आकार या स्वभाव आदि का बोध करवाते हैं, तो वह कहलाएंगे भाववाचक संज्ञा। और मैंने आपको पहले ही बताया संज्ञा दृश्य और अदृश्य होती है, और भाव गुण किस में आते हैं, अदृश्य में आते हैं। यानी कि ये हमको दिखेंगे नहीं, इनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सुख, दुख,
अमीरी, बुढ़ापा, दया, प्यार। तो ये शब्द, ये चीज़ें जो शब्द हैं ये हमें कहीं दिखते नहीं हैं। ये क्या होता है, सिर्फ हम इनको महसूस कर सकते हैं। सुख को आप महसूस कर सकते हो, दुख को महसूस कर सकते हो, लेकिन देख नहीं सकते। वैसे अमीरी, बुढ़ापा, दया, प्यार, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ये केवल भाव, अवस्था, गुण, दशा, आकार और स्वभाव के होते हैं। तो ये सब कहलाएंगे भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पे भी आपको एक चीज़ नोट करके ध्यान में रखनी है, वो है कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो इसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होगा। किस में होता, एक वचन में ही होगा। बहुवचन में प्रयोग होते ही ये भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अगर आपने जो अपने भाववाचक संज्ञा है उसका अगर आपने बहुवचन बना लिया तो ये बन जाएगी जातिवाचक संज्ञा। कौन सी बन जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। फिर ये एक वचन नहीं रहेगी। लेकिन भाववाचक का हमेशा उपयोग कैसे होता है, एक वचन में ही होता है। किसके वचन में, एक वचन में ही होता है। जैसे कि मैं बोलूँ सुख, क्या बोला मैंने, सुख, तो सुख क्या होगा, एक वचन है। कैसा है, एक वचन है। दुख क्या है, एक वचन है। अमीरी, गरीबी, ये सब क्या है, एक वचन है। लेकिन मैं बोल दूँ आपको सुखी, क्या बोला मैंने, सुखी। तो सुखी शब्द जो है वो क्या बन गया, जातिवाचक संज्ञा बन गई। कौन सी संज्ञा बन गई, जातिवाचक। क्योंकि सुखी के अंदर तो बहुत सारे व्यक्ति आ सकते हैं। सुखी मतलब कोई भी हो सकता है। दुखी में बहुत सारे आ सकते हैं। अमीर में बहुत सारे अमीर हो सकते हैं। गरीब में बहुत सारे गरीब हो सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, वो जातिवाचक हो जाएगा। कौन सा वाचक, जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, तो हमने देखा सबसे पहले, एक बार वापस रिवाइज करते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक या इनकी पर्सनल, अगर किसी की बात चल रही है तो व्यक्तिवाचक। जातिवाचक जिसमें पूरी जाति, समूह या फिर समूह का बोध होता हो, वर्ग का बोध होता है, जातिवाचक। भाववाचक जिसमें क्या होता है, किसी भाव, अवस्था, गुण, दशा, आकार का बोध होता है, तो वो कहलाएंगे भाववाचक शब्द। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है जातिवाचक संज्ञा जो हमने पढ़ी दूसरे नंबर वाली, ये वाली। इसके भेद कितने होते हैं, तो मैंने बताया 2 भेद होते हैं। कौन से, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। तो जातिवाचक के भेद देख लेते हैं एक बार। जातिवाचक संज्ञा जो होती है उसके 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद। कौन कौन से भेद हैं, पहला है द्रव्यवाचक। कौन सा है, द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा। पहला है द्रव्यवाचक और दूसरा समुदायवाचक या समूहवाचक शब्द भी कह सकते हैं। अब देखो, तो द्रव्यवाचक क्या होता है, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। द्रव्य का मतलब क्या होता है, पदार्थ। तो पदार्थ आपने साइंस के अंदर पढ़े होंगे। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। यानी कि जितने भी पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, उन सभी के नाम किस में आ जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में। एग्जाम्पल देखो, इसकी परिभाषा देखो, वे संज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध करवाएं, पदार्थ के नाम का बोध करवाएं, तो वो कहलाएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सोना, चांदी, प्लास्टिक, तेल, दूध, गैस, यानी कि ठोस, द्रव, गैस जितने भी पदार्थ हैं वो सब किस में आ जाएंगे, अपने द्रव्यवाचक संज्ञा में। और द्रव्यवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा का ही एक भाग है। अब वैसे अगला है समुदायवाचक, समुदाय या समूहवाचक। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो समुदाय या समूह का बोध करवाएं, इसमें वो शब्द आते हैं जिस शब्दों को सुनकर आपको ये लगेगा कि इसके अंदर कोई ना कोई भीड़ है। क्या है, कोई ना कोई भीड़ है, या फिर इसके अंदर गुच्छे में लोग हैं, लोग सिंगल नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, ऐसा आपको पता चलेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ सभा, मैंने एक शब्द बोला सभा। अब देखो, सभा के अंदर आपको सुनते ही आपके दिमाग में चित्र बना होगा कि बहुत सारे लोग बैठे होंगे। मैं बोलूँ सेना, अब सेना का शब्द सुनते ही आपके दिमाग में चित्र बना होगा कि बहुत सारे सैनिक खड़े होंगे। मैं बोलूँ सम्मेलन, अब सम्मेलन को शब्द सुनते ही आपके दिमाग में बहुत देर भीड़ का नजर आया होगा। वैसे गिरोह, टीम, टोली, गण, ये सारे शब्द कौन से हैं, ये है समुदायवाची शब्द। तो जातिवाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। पहली है द्रव्यवाचक, द्रव्य यानी कि पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस जितने भी होते हैं वो सब किस में आ जाएंगे, द्रव्यवाचक में। और सेकंड है समुदाय या समूहवाचक। वो क्या होता है, यहाँ पे हमें किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं ये शब्द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है संज्ञा की पहचान के विशेष नियम। किसकी पहचान के, संज्ञा की पहचान के विशेष नियम। अब आपको मेन चीज़ है वो ये है, आपके वहाँ पे कॉन्सेप्ट ध्यान रखने थे और यहाँ पे पहचान के जो विशेष नियम है उन नियमों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखो, अब हम एक एक करके सारे नियम देखते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नाम का बोध कराता है तो उस अन्य नाम में जातिवाचक संज्ञा होती है। पहली बात तो संज्ञा कौन सी थी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि राम, सीता, गंगा नदी, ये सब जितने भी शब्द है जो पर्सनल किसी एक चीज़ की बात करें वो कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कब बन जाती है, जब क्या होता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने साथ कोई अन्य नाम भी ऐड कर दे। एग्जाम्पल के लिए, सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है, सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है। यहाँ पे सीमा क्या है, सीमा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा,
व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन? सीमा। सीमा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी यहाँ पे हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि लक्ष्मी का मतलब यहाँ पे कोई और औरत का बात नहीं चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है लक्ष्मी यानी कि माता लक्ष्मी के रूप की बात चल रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि लक्ष्मी के अंदर तो बहुत सारे आ सकते हैं, लक्ष्मी से किसी एक चीज़ की बात नहीं हो रही यहाँ पे, लक्ष्मी तो कोई भी औरत हो सकती है। तो इसलिए सीमा तो क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन इसके साथ एक और नाम का बोध हुआ, इसका मतलब ये जो सेकंड वाला है ये हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। समझ गए? वैसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल है हमारा, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब देखो, कालिदास तो था व्यक्तिवाचक, कोई एक व्यक्ति है कालिदास तो, लेकिन भारत का शेक्सपियर, अब इस सेंस में इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत बड़ा कवि हुआ ये, इसलिए ये कहलाएगा जातिवाचक संज्ञा। शेक्सपियर कौन था? शेक्सपियर जो इंग्लिश भाषा का सबसे बड़ा कवि है। वैसे भारत में संस्कृत का सबसे बड़ा हम कवि किसको मानते हैं? कालिदास को, इसलिए कालिदास को हम कहते हैं भारत का शेक्सपियर। तो इसका मतलब शेक्सपियर शब्द यहाँ किस सेंस में आ रहा है? वो आ रहा है जातिवाचक संज्ञा के रूप में, जबकि कालिदास शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। तो पहला नियम आपको ध्यान रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो, इसके साथ कोई अन्य नाम जुड़ जाए तो अन्य नाम जो आ रहा है वो कहलाएगा जातिवाचक शब्द या जातिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं दूसरा नियम। अब दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि जातिवाचक संज्ञा का कोई भी शब्द, जातिवाचक संज्ञा का कोई भी शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ का बोध कराए, किसका? जब किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है, रूढ़ यानी कि प्रचलित हो जाता है, फेमस हो जाता है, तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है। देखो, यानी कि कोई भी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, उस जातिवाचक संज्ञा अगर रूढ़ हो चुकी है, प्रचलित हो चुकी है, फेमस हो चुकी है, तो वो बन जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बन जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल के लिए देखो, मैंने बोला मोदी। अब मोदी एक जातिवाचक संज्ञा है, मोदी के अंदर बहुत सारे लोग आ सकते हैं, मोदी में कोई पर्सनल एक व्यक्ति नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जब मोदी बन चुके हैं उसके बाद से मोदी शब्द क्या हो चुका है? फेमस हो चुका है। और फेमस होते होते इतना फेमस हो चुका है कि वो केवल मोदी जी, मोदी शब्द को सुने इसका मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उनके दिमाग में छवि आती है। तो ये शब्द क्या हो चुका है? रूढ़ हो चुका है। रूढ़ यानी कि फेमस और प्रचलित हो चुका है। अब देखो, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मोदी शब्द है क्या? जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये बन कौन सा चुका है? व्यक्तिवाचक बन चुका है। क्यों? देखो, मोदी जी ने देश को अलग पहचान दिलाई। अब यहाँ पे मोदी जी शब्द क्या हो गया? ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जबकि मोदी शब्द है कौन सा? है जातिवाचक। लेकिन मोदी शब्द किस सेंस में आ रहा है? मोदी जी ने देश को अलग पहचान दिलाई, तो इस सेंस में आते हुए क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। क्योंकि यहाँ पे मोदी शब्द किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा है, मोदी जी की बात कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहा है, वो हमें वाक्य में देखते ही पता चल रही है। लेकिन देखने जाएँ तो मोदी शब्द है क्या? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति विशेष के संदर्भ में, व्यक्ति विशेष के रूप में अगर वो रूढ़ या प्रचलित या फेमस हो जाए तो वो क्या बन जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। अब आगे देखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि भाववाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का हमें प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। कितने वचन में? एक वचन में। लेकिन अगर हम इसका प्रयोग बहुवचन में करते हैं तो क्या होता है? यही भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। देखो, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूँ कि भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयोग होगी। जैसे कि प्रार्थना है, प्रार्थना क्या होती है? भाववाचक संज्ञा, और ये हमेशा किस रूप में होगी? एक वचन में। दुख क्या है? भाववाचक संज्ञा, ये हमेशा एक वचन में होती है। लेकिन हम जब इसका उपयोग करते हैं, मैंने बोला हम सबकी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएगी, हम सबकी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएगी। अब जैसे ही भाववाचक संज्ञा प्रार्थनाएं बन गया, उसके बाद में ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्या बन गया? जातिवाचक संज्ञा। वैसे ही मैं बोलूँ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उस पर दुखों का, दुख तो क्या है? दुख है भाववाचक संज्ञा, यानी कि एक वचन में आएगा। लेकिन दुखों जब होता है तब इसके अंदर बहुत सारे आ जाते हैं, बहुत सारे दुख आ जाएंगे, तब ये कहलाएगा एक जातिवाचक संज्ञा। समझ चुके होंगे आप, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयोग होती है, लेकिन जब इसका हम बहुवचन करते हैं तब वो भाववाचक संज्ञा नहीं रहती, तब वो हो जाती है जातिवाचक संज्ञा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है चौथा, यह है कि यदि किसी विशेषण को, किसको? विशेषण को बहुवचन, किस सेंस में? बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा। कि अगर किसी भी विशेषण में
अगर हम विशेषण को बहुवचन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। एग्जाम्पल के लिए देखो, छोटों को अच्छी सलाह देनी चाहिए। छोटा शब्द क्या होता है? छोटा शब्द है विशेषण। क्या है? विशेषण। छोटा, बड़ा, लंबा, पतला, मोटा, ये सब शब्द क्या है? ये विशेषण शब्द है। लेकिन छोटा को अगर हम वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करें कि छोटों को, पहले छोटा शब्द एक वचन है, लेकिन इसको अगर हम बहुवचन के रूप में प्रयोग करें, यानी कि विशेषण को हम बहुवचन के सेंस में प्रयोग कर रहे हैं, तब वो बन जाएगी एक जातिवाचक संज्ञा। क्या बन जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, छोटों को अच्छी सलाह देनी चाहिए। तो छोटों को अच्छी सलाह देनी चाहिए, यहाँ पे छोटू शब्द छोटा से बना है। छोटा का एक वचन होता है छोटा और उसका बहुवचन होता है छोटो। तो छोटा का ही बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ, इसलिए यहाँ पे छोटू शब्द क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। जबकि छोटा शब्द क्या था? एक विशेषण था, और विशेषण का हमने प्रयोग बहुवचन के रूप में किया, तो बहुवचन के रूप में प्रयोग करते ही ये क्या बन गया? जातिवाचक संज्ञा बन गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। गरीब शब्द क्या है? गरीब शब्द है विशेषण। क्या है? विशेषण। अमीर, गरीब, ये सब क्या है? विशेषण शब्द है। लेकिन इसका प्रयोग हमने बहुवचन के रूप में कर दिया, हमने गरीब का गरीबों बना दिया। तो गरीबों की मदद करनी चाहिए, यहाँ पे गरीब क्या बन गया? गरीबों। तो गरीबों में तो बहुत सारे आ सकते हैं, इसलिए ये बन जाएगा जातिवाचक संज्ञा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको नोट करके 2-3 बातें ध्यान रखनी है। नोट करके एक बात ध्यान रखनी है आपको, वो ध्यान रखना आप कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा नहीं बन सकती। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कोई भी पर्सनल संज्ञा है, तो उसकी भाववाचक संज्ञा नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा दृश्य होती है, जिसको हम देख सकते हैं। वो भाववाचक क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि भाववाचक होती है अदृश्य, जिनको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने राम शब्द बोला, अब राम शब्द का हम भाववाचक नहीं बना सकते, भाववाचक नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि राम शब्द को हम महसूस कर सकते हैं, उसको हम नहीं, राम शब्द को हम देख सकते हैं, राम को हम देख सकते हैं, राम नाम का कोई आदमी हमको दिख सकता है, उसको महसूस नहीं कर सकते। वैसे ही कि देखो, हम क्या कर सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हम भाववाचक बना भी देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो विशेषण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विशेषण बन जाएगा। फिर वो भाववाचक संज्ञा नहीं रहेगा, वो व्यक्तिवाचक किस में बदल जाएगा? विशेषण में बदल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे भारत शब्द है, भारत क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। भारत को जैसे हमने भारतीय बना दिया, क्या बना दिया? भारतीय, तब वो एक विशेषण बन गया। क्या बन गया? विशेषण। क्योंकि भारतीय शब्द एक विशेषता बताने वाला शब्द है। भारतीय शब्द, मैं बोलूँ मैं एक भारतीय हूँ, मैंने क्या बोला? मैं एक भारतीय हूँ। तो भारतीय शब्द में मैंने खुद की विशेषता बताई है। क्या बताई है? विशेषता। तो भारतीय शब्द क्या बन गया? विशेषण बन गया, न कि भाववाचक संज्ञा। ठीक है, वैसे ही मैंने बोला जोधपुर। क्या बोला? जोधपुर। जोधपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा था, ये किसी स्थान विशेष का बोध करवाता है। लेकिन जोधपुर को मैं बोल दूँ जोधपुरी, क्या बना दिया मैंने? जोधपुरी, तब ये बन गया एक विशेषण। क्या बन गया? विशेषण। हमने सुना होगा कि जोधपुरी मौजूदी बहुत फेमस है, तो जोधपुरी क्या है? जोधपुरी शब्द बन गया विशेषण के रूप में। किसके रूप में आ गया यहाँ पे? विशेषण के रूप में। ठीक है, चलो, तो दोस्तों हमारा जो मेन टॉपिक था वो था संज्ञा और संज्ञा के भेद। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया पूरा संज्ञा और संज्ञा के भेद। आगे हमारा आ रहा है भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो हम ये देख लेते हैं। देखो, संज्ञा और संज्ञा के भेद, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमारे यहाँ पे कवर हो चुकी है। अब जो अन्य इंपॉर्टेंट चीज़ें बच रही है वो हमें देख लेनी है। वो है हमारा भाववाचक संज्ञा का निर्माण, कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता कैसे है। मैंने पहली चीज़ आपको बताई कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण क्या होता है? व्यक्तिवाचक से नहीं हो सकता। तो किससे होगा वो अपन देखते हैं। तो भाववाचक संज्ञा जो होती है, यानी कि जिनको महसूस कर सकते हैं, उनका निर्माण किस प्रकार होगा? तो उनका निर्माण 4-5 प्रकार से होता है। उसमें पहली चीज़ आती है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। किससे? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। दूसरा है विशेषण से भाववाचक का। तीसरा सर्वनाम से, और लास्ट होगा क्रिया से। ये 4 प्रकार रहेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको देख लेना जातिवाचक से। ठीक है, अब देखो, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक का निर्माण किस प्रकार होता है? कोई भी शब्द मैंने शब्द ले लिया बच्चा। क्या शब्द ले लिया? बच्चा। बच्चा एक जातिवाचक शब्द है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बच्चे आ सकते हैं। बच्चा के अंदर कोई भी आ सकता है, चोनू, मोनू, टोनू, मोनू, चिंटू, मिंटू, बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। इसलिए बच्चा क्या होगा? जातिवाचक शब्द, जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब इसका भाववचन अगर हम भाववाचक बनाएं तो क्या बन जाएगा? बचपन। क्या बन जाएगा? बचपन। बचपन को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसको देख नहीं सकते। आप बोलोगे आप बचपन को तो हम देख सकते हैं, बच्चा खेल रहा है, उसके अंदर बचपन है, हमको तो दिख रहा है। वो आपको नहीं दिख रहा है, वो बच्चा दिख रहा है आपको, उसका बचपन थोड़ी दिख रहा है। तो बचपन को आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते। वैसे ही शहर से हमने बना लिया शहरीय। लड़का से बना दिया हमने भाववाचक, क्या बन गया? लड़कपन। कुमार था,
कुमार एक शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है, उससे हमने बना लिया कौमार्य। युवक से हमने बना लिया यौवन, तो ये क्या हो गई, जातिवाचक से भाववाचक। वैसे ही सेकंड है विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, देखो विशेषण का मतलब होता है कोई भी शब्द जो विशेषता बताए उससे हम भाववाचक संज्ञा बनाना है। भाववाचक यानी कि इसके अंदर गुण, देखो गुण, भाव, गुण, इनके बारे में जानकारी मिले। एग्जाम्पल के लिए पहला विशेषण है अमीर। अमीर क्या एक विशेषण है, लेकिन इसी से हमने बोल दिया अमीरी, तो अमीरी अब विशेषण नहीं बचा, वो हो गया भाववाचक संज्ञा। क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। वैसे मैं बोलूँ गरीब, तो गरीब तो विशेषण है, लेकिन मैंने बोला गरीबी, अब गरीबी को हम नहीं दे सकते, वो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। वैसे मैं बोलूँ बूढ़ा, बूढ़ा को तो हम देख सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा को हम नहीं दे सकते, ये हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। मोटा, मोटा क्या है, विशेषण है, लेकिन मोटापा ये फिर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। वैसे छोटा, छोटा क्या हो जाएगा, विशेषण, लेकिन क्या है, छुटपन क्या है, छुटपन, तो छुटपन क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो ये हो गई विशेषण से भाववाचक कैसे बनते हैं। अब अगला है सर्वनाम। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, कि सर्वनाम के माध्यम से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सर्वनाम लिया अपना, क्या बोला, अपना। अब अपना से क्या बन गया, अपनापन, तो अपनापन को आप देख सकते हो क्या, नहीं ये अदृश्य है, ठीक है, तो अपनापन यानी कि ये क्या हो गया, एक भाववाचक संज्ञा। एक सर्वनाम है निज, निज से हमने बना लिया निजता, प्राइवेसी। सर्व से हमने बना लिया सर्वस्व, ये क्या होगा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। वैसे आगे बढ़ते हैं। चौथा है हमारा क्रिया से भाववाचक संज्ञा। किससे, क्रिया से भाववाचक संज्ञा। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला पढ़ना, पढ़ना से क्या बन जाएगा, पढ़ाई, क्या बन गया, पढ़ाई, तो पढ़ाई क्या हो जाएगी, एक भाववाचक संज्ञा। वैसे लिखना, लिखना से बन गया हमारे लिखावट, क्या बन गया, लिखावट, तो लिखावट क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। मैंने बोला चुनना, चुनना से क्या हो जाएगा, चुनाव, तो ये क्या हो गया, क्रिया से भाववाचक संज्ञा। तो हमने सारी चीज़ें देख ली है, हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है, पूरा हमारा संज्ञा चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। इसका एक बार जल्दी से हम रिवीजन करते हैं। संज्ञा सबसे पहले हमने देखा कि संज्ञा है क्या, तो संज्ञा एक शब्द है। फिर हमने देखा कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने शब्द बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं रूप परिवर्तन के आधार पर। तो रूप परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। फिर हमने देखा कि विकारी शब्द क्या होते हैं, जो रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर बदल जाए तो वो कहलाएंगे विकारी, और नहीं बदले तो कहलाएंगे अविकारी। फिर इसमें हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया देखे। तो फिर सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा को, फिर संज्ञा के हमने इसकी परिभाषा देखी, इसके संधि विच्छेद देखे, इसका अर्थ क्या होता है देख और महसूस कर सकते हैं। फिर इसके मूल रूप से देखे तो 2 भेद, संज्ञा के भेद देखे तो 3, और संज्ञा के कुल भेद पूछे तो 5 भेद। फिर हमने इसके भेद देखे, फिर हमने देखी परिभाषा हमने पढ़ी, उसके बाद हमने संज्ञा के भेद देखे। और भेद कितने हैं, 3 भेद है, 3 व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जातिवाचक के भी 2 भेद होते हैं, वो आगे हम देखेंगे। फिर सबसे पहले हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक यानी कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम का बोध कर रहा है, किसी पर्सनल चीज़ का बोध कर रहा है, तो वो कहलाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर सेकंड हमने पढ़ी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में क्या होता है, वस्तु, पूरी जाति या वर्ग का बोध करवा दें, वो कहलाएंगे जातिवाचक संज्ञा। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा भाववाचक, जिसमें भाव, अवस्था, गुण या दशक, आकार, स्वभाव का बोध करवाएं, तो वो शब्द कहलाएंगे भाववाचक संज्ञा। फिर आगे हमने जातिवाचक जो संज्ञा थी दूसरे नंबर की, उसके 2 भेद होते हैं, 2 भेद देखिए। 2 भेद, पहला कौन सा, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, और सेकंड है समुदायवाचक या समूहवाचक। अब द्रव्यवाचक यानी कि ठोस, द्रव, गैस, जितने भी पदार्थ होते हैं वो सारे पदार्थ किस में जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में। समुदाय या समूहवाचक में वो संज्ञा शब्द जिनसे हमें किसी न किसी ऐसा लग रहा हो, को सुन के कि वहाँ कोई भीड़ होगी, तो भीड़ होगी ऐसा कुछ नजर दिमाग में आता हो, तो वो सारे शब्द कहलाएंगे समुदायवाचक या समूहवाचक। फिर हमने संज्ञा के कुछ नियम देखे, कि संज्ञा के पहचान के हम नियम देखेंगे। सबसे पहले पहचान का हमने पहला नियम देखा, वो था व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, व्यक्तिगत संज्ञा के साथ कोई अन्य नाम आ जाए तो वो दूसरा जो शब्द है वो कहलाएगा जातिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल के लिए ये वाला हमने देखा। उसके बाद में हमने देखा कि जातिवाचक संज्ञा जो है वो क्या हो जाए, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कब बन जाती है, वो बन जाती है कि जब वो रूढ़ हो जाए, प्रचलित हो जाए, फेमस हो जाए। एग्जाम्पल के लिए मोदी शब्द फेमस हो चुका है, आज क्या बन चुका है, वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा बन चुका है। ऐसे ही हमने थर्ड देखा कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हम हमेशा किस में करते हैं, एक वचन में करते हैं। और लास्ट टाइम हमने चौथा देखा, फिर इसके बाद चौथा हमने देखा कि जो विशेषण होते हैं उसका कभी भी बहुवचन प्रयोग करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, फिर हमने इसके बाद हमने भाववाचक संज्ञा देखा। भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम किस प्रकार कर सकते हैं वो हमने देखा। तो सबसे पहले हमने देखा जातिवाचक संज्ञा से, फिर देखा हमने विशेषण से, फिर देखा सर्वनाम से, और लास्ट में हमने देखा किससे, लास्ट में हमने देखा
सर्वनाम से और क्रियाओं से। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो पहला टॉपिक है, हमारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पहला जो टॉपिक है संज्ञा, वो टॉपिक यहाँ पे पूरा फिनिश होता है। और आपने पूरे नोट्स अच्छे से बना लिए होंगे। ठीक है, आपने नोट्स अच्छे से ढंग के बना लिए होंगे, साथ वीडियो के साथ साथ ही रुक रुक के आपने नोट्स बनाए होंगे। या फिर इसकी PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, जो टेलीग्राम चैनल है, उसके साथ जुड़ जाना है। देखो, तो यहाँ पे हमारा संज्ञा टॉपिक पूरा फिनिश होता है, इसका हमने पूरा ये समाप्त कर दिया। यहाँ पे ये पूरा एंड हो चुका है आपके। अब इसके बाद आपके MCQ जो होते हैं इंपॉर्टेंट, वो लगा के देख सकते हो। आप MCQ भी सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसके बाद कोई भी क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतना पूरा हम आपको विश्वास देते हैं। लेकिन जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाए थे आपके दिमाग में, वो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी शब्द आए आप उसको कर पाएंगे, कोई भी प्रश्न आए उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज हमारी पहली क्लास थी, वो थी संज्ञा की। ऐसे हम सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जितने भी काल, कारक, जितने भी शब्द हैं, जितने भी टॉपिक है हमारे सिलेबस के अंदर, सबको कवर करेंगे एक करके। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेज आपको मिस नहीं करनी है। आपको ऐसे ही नोट्स मिलेंगे और इसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।